नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। फिर आया 7 अक्टूबर। इस विशेष शो में आपका स्वागत है। दरअसल मिडिल ईस्ट में मचेगा तबाही का गचर। मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास की जंग में अब इजराइल ईरान की जंग बन चुकी है। इजराइल सेना ने हमास के बाद हिजबुल्लाह का भी काम तमाम कर चुकी है। देर रात लेबनान में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक में इजरायली सेना ने न सिर्फ करीब 30 इमारतों को तबाह कर दिया, बल्कि हमास के 2 कमांडरों को भी ढेर कर दिया। कल 7 अक्टूबर है, वही 7 अक्टूबर जिस तारीख को पिछले साल इजराइल में हमास ने खूनी खेल खेला था, जिसके बदले की आग में इजराइल धधक रहा है और मिडिल ईस्ट में मौजूद आतंकी संगठनों को तबाह करने की अपनी पूरी कसम कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल अपने बदले की आग में ईरान को जलाकर राख कर देगा? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं और इन 3 खास मेहमानों से आपका परिचय भी करा दूं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ यूके देवनाथ जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीएन झा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले यूके देवनाथ जी आपके पास आना चाहूंगा। यूके देवनाथ जी, इस समय जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं, लेकिन अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, जिस हिसाब की स्ट्रेटजी इजराइल अपना रहा है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव जो स्ट्रेटजी है इजराइल की, जिसे आप डिटेंशन बाय डिनायल भी कह सकते हैं, यानी थ्रेट परसेप्शन को पूरी तरह से खत्म कर देना, यानी आने वाले कई दशकों तक किसी भी तरह का जो थ्रेट हो वो इजराइल के प्रति आसपास ना हो। क्या इसी स्ट्रेटजी पर जो इजराइल है वो काम कर रहा है? ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला सवाल है और मैं इसका जवाब इस तरह से दूंगा कि इस पॉलिसी पर इजराइल 1948 से काम कर रहा है। 1948 से ही इजराइल ने इस पॉलिसी पे काम किया है कि जो भी शत्रु हो उसके ऊपर इतना भयंकर करारा काउंटर ऑफेंसिव किया जाए कि शत्रु भय पाकर अगली बार हमला करने की ना सोचे। ये एक कारगर तरीका है, कई बार सक्सेसफुल होता है, लेकिन अगर हम इजराइल के आस पड़ोस का जो आबो हवा है, जिसमें कि मनोवैज्ञानिक बातें आ जाती हैं, मिलिट्री साइकोलॉजी आ जाती है और जो गुरिल्ला मूवमेंट होते हैं या आतंकवादी मूवमेंट होते हैं, उनके दिल की बात आ जाती है। देखिए, ये गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, आतंकवादी संगठन होते हैं, हम भारत में भी देख चुके हैं, चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट समस्या हो। इन सब में ये सब मूवमेंट जो होते हैं, जो कि अरब में भी हो रहा है अभी इजराइल के खिलाफ, ये मिलिट्री पावर पर कम और भावनाओं पर ज्यादा केंद्रित होते हैं। तो इजराइल में जो नेतन्याहू बहुत सक्सेसफुल जनरल रह चुके हैं जी। अभी एक डेमोक्रेटिक देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको अपनी पृष्ठभूमि से ये लगता है कि छोटे हथियार का जवाब 10 गुना बड़े हथियार से दे दो, दुश्मन के छोटे हमले का जवाब 10 गुना बड़े हमले से दे दो। तो कितना ये कारगर होता है, इसके बारे में मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट में थोड़ा मतभेद है। देखिए, अमेरिका ने वियतनाम पर 15 साल तक बमबारी की B-52 बॉम्बर्स से। बात फाइनली तभी खत्म हुई जब अमेरिका ने विड्रॉ किया। अफगानिस्तान में अमेरिका ने बहुत भयंकर कोशिश की, अमेरिका ने कि अफगानिस्तान में टिका रहे, बाद में उन्हें छोड़ना पड़ा। मैं खुद एयरफोर्स में था, 34 साल था और मैं फाइटर पायलट था। मैंने अपने जीवन में करीबन 200 बार बॉम्बिंग मिशन ट्रेनिंग के दौरान किए हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब दुश्मन के ऊपर एक 250 किलो का बॉम्ब या 500 किलो का बॉम्ब गिरा जाता है तो बहुत ही भयंकर क्षति होती है। लेकिन क्या होता है कि अगर शत्रु कितना भी छोटा हो, दृढ़ निश्चय, देखिए, मैं इजराइल के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं, ना ही मैं हमास हिजबुल्लाह के समर्थन में बोल रहा हूं। मैं एज ए मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहा हूं कि अगर दुश्मन के ऊपर अपने 250 किलो का बॉम्ब गिराया, 500 किलो का बॉम्ब बनाया, लेकिन अगर दुश्मन दृढ़ निश्चय में है और उसको अपना सोशल सपोर्ट मिल रहा है, ये समझना पड़ेगा। नक्सल मूवमेंट क्या होता है, आप एक नक्सलाइट को मारिए, उसके घर के 10 लोग और उसके 10 दूसरे दोस्त जो हैं उस मूवमेंट से जुड़ जाते हैं। ये हमने भारत में हमेशा देखा। नहीं, हमने तो अभी ये देखा है सर, ईरान में भी देखा है कि जब नसरुल्लाह मारा गया
तो उसके बाद जो 100 न्यू बेबी बॉर्न हुए उन सबका नाम ईरान में नसरुल्लाह रखा गया। तो होता ये है कि मैं तो फौज में था। बम गोले हथियार या पुलिस के डंडों के इस्तेमाल से आप सिचुएशन को कंट्रोल में रख सकते हैं, लेकिन फाइनली बात करके ही आप देख लिए। कहीं मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हमारे यहाँ डेकोएट प्रॉब्लम थी। पुलिस ने बहुत कोशिश की चंबल के डाकुओं को कंट्रोल करने के लिए, चंबल के बिहड़ में डाकुओं को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बाद में उसका जो सोल्यूशन निकला वो सोशल मूवमेंट के थ्रू उनको समझा बुझा के निकाला गया। ये पूरी सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में ऐसा है। चे गुवेरा का मूवमेंट आप देख लीजिए, उनका मूवमेंट कितना स्ट्रांग हो गया था कि बड़ी से बड़ी आर्मीज, अमेरिका ने अपने सीआईए एजेंट्स को लगाया, वो जंगलों में घूमते रहे। सीआईए 15 साल जंगल में सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन अंत कैसे हुआ? अंत तभी हुआ जब एक सोशल मूवमेंट किया गया। जो देखिए, एक साइकोलॉजिकल भावना होती है, कुछ लोगों को लगता है कि उनको अप्रेस किया गया है। राइट और रॉन्ग वो अलग बात। डिबेट ये है इजराइल और हमास, हिजबुल्लाह में या अरब मुल्कों में, कि उनको शायद गलती से ये लग रहा है कि उनको त्रासदी में डाला गया है, उनको कमजोर बनाकर उनको निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें वंचित किया जा रहा है। शायद गलत भी हो ये बात, उनकी भावना। तो बम गिराकर इजराइल ना 70 साल में कुछ कर पाया है, ना अगले 70 साल में कुछ कर पाएगा। अब मैं आपको अंदाजा दे देता हूं। लेकिन सर, थ्रेट को तो पूरी तरह खत्म कर देंगे ना। मैं इसीलिए बार बार मैंने शुरुआत में सवाल ही यही पूछा था कि जो डिट्रेशन बाय डिनाइल जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, कि पूरी तरह से थ्रेट को ही खत्म कर दिया जाए, ना थ्रेट रहेगा, ना किसी तरह के आने वाले समय में दिक्कत होगी। मैं इसीलिए उसका जिक्र कर रहा था। जी हाँ, होता ऐसा है कि थ्रेट का वो एलिमिनेट कराना फौजी मिलिट्री मींस से हमेशा संभव नहीं है। जब तक कि आप जैसे एक ही मेरे मिलिट्री स्टडीज में, हम मिलिट्री स्टडीज जब करते थे, जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी, एक ही युद्ध है जिसमें फौजी तौर पर दुश्मन को एलिमिनेट कर दिया गया और उसके बाद में टेबल में नहीं बैठना पड़ा। वो था हिटलर। बाकी सब जगह पर दुश्मन को एलिमिनेट करने के लिए, दुश्मन को बातचीत करने के बाद उसको प्रसन्न किया गया। मैं अमेरिका और जापान की बात करता हूं। अमेरिका ने जापान पर 2 बार एटम बम गिराए, उसके बावजूद बाद में अमेरिका को टेबल पे बैठ के जापान के लोगों को प्रसन्न करना पड़ा, उनको भरोसा देना पड़ा जी, जो राजशाही है, किंग है, जापान के जो राजा हैं, वो वहीं पर रहेंगे। मैं डॉक्टर वीएन झा के पास आना चाहूंगा। मैं देवनाथ जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर वीएन झा जी, ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी? पिछले अगर हम कुछ समय की बात करें तो हासिम, जो संस्थापक सदस्य हिजबुल्लाह का था, मारा गया। नबीब, डिप्टी हेड हिजबुल्लाह का, मारा गया। हसन, चीफ हिजबुल्लाह का, मारा गया। इब्राहिम अकील, सीनियर कमांडर हिजबुल्लाह का, मारा गया। इब्राहिम हारनिया, राजनीतिक प्रमुख हिजबुल्लाह का, मारा गया। हालांकि हारनिया के बारे में तो यह कहा जाता है कि कभी ईरान ने सोचा ही नहीं था कि इसकी भी मौत हो जाएगी। तो ये लड़ाई जाकर रुकेगी कहां? आप आशीष जी, जब तक दुनिया सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करती रहेगी, बीमारी ज्यों का त्यों बना रहेगा। और यही विशेष एक परिस्थिति है जबकि हम बीमारी को नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ उसके जो लक्षण हैं उसको हम ट्रीट कर रहे हैं। वो हर जगह हो रहा है। और जहाँ तक ये जो अभी इसराइल में शुरू हुआ है, इसी का एक प्रारूप हम पहले इराक में देख चुके हैं, अफगानिस्तान में देख चुके हैं। ये चीज़ अभी सीरिया में चल रहा है, ये चीज़ अभी नाइजीरिया में चल रहा है, सूडान में चल रहा है। जहाँ जहाँ ये आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहे हैं, ये सिर्फ हम तासीर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी देवनाथ जी ने बताया था। तो कंट्रोल करने के लिए भी आपको एक लिमिट तक जाना पड़ता है। और वही चीज़ जहाँ पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि इसराइल के लिए लागू होता है। देखिए, इसराइल ने जो अपना जो रिएक्शन शुरू किया था, रिटेलिएशन शुरू किया था 7 अक्टूबर के दोपहर के बाद,
क्योंकि 7 अक्टूबर के दोपहर तक तो जो जो राक्षस थे वो तबाही मचा रहे थे इसराइल की धरती पे। मैं उनको ह्यूमन का नाम तो दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो जो कर्म किए थे इसराइल की धरती पे, ये कोई ह्यूमन नहीं कर सकता है। ये सिर्फ राक्षस या राक्षसी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं वही कर सकते हैं। तो उन्होंने जो भी किया, इसके बाद जिस तरह से भी मार पड़नी चाहिए थी हमास को या हिजबुल्लाह को, वो भी कम होगा। और जहां तक मार होने की बात होती है, तो इसराइल ने अपना कैंपेन क्यों शुरू किया था, किस ऑब्जेक्टिव से शुरू किया था? 2 ऑब्जेक्टिव थे। एक तो हमास को नेस्त नाबूद कर दिया जाए, वो किसी भी काम का ना रह जाए। दूसरा, इसराइल के आसपास जो थ्रेट परसेप्शंस हैं, याद रखिए वहां पे जिहादी हैं, चाहे वो हमास की बात कर लीजिए, हिजबुल्लाह की बात कर लीजिए, और किसी की बात कर लीजिए, वहां पे मोस्टली जिहादी का ही थ्रेट रहा है हमेशा से इसराइल को, चाहे वो 1940 से 48 से लेके चली आइए। तो इन जिहादियों का जो थ्रेट है उसको एलिमिनेट करने के लिए इसराइल ने अपना कमर कसा था और प्रतिबद्ध होकर अटैक शुरू किया था। हमास आज के दिन में इनफेक्टिव, लगभग इनफेक्टिव होने के कगार पे है, अभी हुआ नहीं है, उसके कुछ टनल्स अभी भी बचे हुए हैं, तो वो वहां पे है। हिजबुल्लाह के अगेंस्ट एक्शन अभी शुरू हुआ है, और इसमें ईरान भी आके कूद पड़ा है, तो ईरान के ऊपर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होगी। नहीं, ईरान का तो कूदना जरूरी भी था। वो जरूरी इसलिए था क्योंकि हमास हो, हिजबुल्लाह हो या हुती हो, इन तीनों को ईरान अपना फ्रंट मानता है, तो जाहिर तौर पर ईरान का कूदना इसमें जरूरी था। वो तो कूदेगा। ईरान, आशीष जी, ईरान का कूदना इसमें जरूरी नहीं था। अभी तक जो कार्रवाई हो रही थी वो या तो हमास पे या हिजबुल्लाह पे या हुती पे, और ये तीनों नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कूदना जरूरी इसलिए हो पड़ा था क्योंकि अगर ईरान इन तीनों को अपना फ्रंट मानता है, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हुती हो, तो जाहिर तौर पर वो आगे आएगा ही, और वही चीज हमें देखने को मिल रही है। आशीष जी, ये जरूरी नहीं था। ईरान ने थोड़ी सी जल्दीबाजी कर दी और उसने गलती कर दी। ये जरूरी इसलिए नहीं था कि आपने देखा है, इराक वॉर देखा है, अफगानिस्तान वॉर देखा हुआ है, इसमें कौन लड़ रहे थे? सिर्फ अमेरिका और इराक या अमेरिका और अफगानिस्तान? नहीं, वहां पे जिहादी संगठन थे। आप ISIS की बात कर लीजिए, आप अल कायदा की बात कर लीजिए, ये कौन है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जब अल बगदादी ने जब कॉल दिया था ग्लोबल इस्लामिक खलीफेट, तो वो इराक की धरती से दिया था। और इसमें सिर्फ ISIS में कितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं आज के दिन में? आशीष जी, मैं आपको बता दूं कि दुनिया में 188 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें से के 47 काफी खूंखार माने जाते हैं। वो किसी का कत्ल करने से, गला काटने से नहीं चूकते हैं। वो खास करके जहां पे उनको लगता है कि ये काफिर हैं। वैसे उनका अपना भी सेक्टोरियल वॉर चल रहा है, शिया वर्सेस सुन्नी, अहमदिया या और कोई, इनका वो भी चल रहा है। लेकिन जहां पे इनको गैर मुसलमानों की बात आती है, वहां पे सभी इकट्ठे हो जाते हैं। और ये चीज हमने इराक में देखा है, ये चीज हमने अफगानिस्तान में देखा है, और ये नहीं, लेकिन इस वॉर में मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा। यहाँ पर इस वॉर में ये चीज होती हुई दिख नहीं रही है। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दिख रही है। मैं इस सवाल का जवाब संजीव श्रीवास्तव जी से ले लूंगा। मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा। जी, आप बोलिए जी। तो ये जो पॉसिबिलिटी है वार के एक्सेलेरेशन के, कि ईरान बिना इन्वॉल्व हुए भी ये 3 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, हमास, हिजबुल्लाह और हुती, इन तीनों को तो रखे हुए था। कल को इराक भी, अब इराक को पता होगा, इराक में जितने भी जो रक्षा संस्थान उनके थे वो भी अब गियर अप हो रहे हैं। अब इराक के पास ISIS है, ISIS में सुन्नी बेस्ड जितने सारे ग्रुप हैं वो भी, और कुछ बाकी भी वो भी हैं। तो ये वॉर जो इस्लामिक वर्ल्ड है, बिना इन्वॉल्व हुए सिर्फ अपनी प्रॉक्सीज को लगा के, चाहे वो 188 में से जितने ऑर्गेनाइजेशन को जिहादी ऑर्गेनाइजेशन लगाए हैं वो लगा के भी लड़ सकते थे, लेकिन ईरान कूद पड़ा है। अब जब ईरान कूदा है एज ए स्टेट, तो उसको इसकी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी, और वो हम अगले कुछ दिनों के अंदर में, मुझे लगता है कि अपने पैर पर ईरान ने इस लड़ाई में कूद कर अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। संजीव श्रीवास्तव जी, अभी एक बयान आया था ईरान के प्रमुख का, और उन्होंने ये कहा था कि अरब जो मुल्क है वो हमारा साथ दें इजराइल के खिलाफ। लेकिन अरब मुल्क की कहानी भी अलग है। अरब मुल्क की कहानी इस तरह से अलग है क्योंकि जो अरब मुल्क में, चाहे अगर आप बात कर ले सऊदी अरेबिया की बात कर लीजिए, ये सारे विकास की तरफ देख रहे हैं। और दूसरी सबसे अहम बात, ये सारे मुल्क सुन्नी मुल्क हैं। इन लोगों ने अपना मुंह पूरी तरह से फेर लिया है। यानी आज की तारीख में जिन मुस्लिम देशों की बात ईरान के प्रमुख कर रहे थे,
वो मुस्लिम देश तो उनके साथ जुड़ नहीं रहे हैं। तो अब ऐसे में ईरान पर अगर वाकई ईरान अगर हमला करना चाहता है या पूरी ताकत के साथ हमला करना चाहता है, भले उनके पास सैन्य ताकत जो हो वो 6 गुनी हो, अगर हम इजराइल से तुलना की बात करें 6 गुनी हो, लेकिन यहां तो सरहद नहीं मिली है ना। स्ट्राइक तो एयर स्ट्राइक होगा जिसमें इजराइल जो है वो ईरान से कई आगे है। जी जी बिल्कुल आशीष जी, आपने सही कहा। और वास्तविक रूप से अगर देखें तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनाई का ये अपील है कि मुस्लिम वर्ल्ड को ईरान का साथ देना चाहिए, वो उन्हें मिलने नहीं जा रहा है। ये बात बहुत स्पष्ट है, क्योंकि ये जो सुन्नी जो बहुल राष्ट्र हैं, जो कि एक के बाद एक लगातार इजराइल को रिकॉग्नाइज करते जा रहे थे। अब्राहम एकॉर्ड 2020 में जो साइन हुए थे, उसके बाद से जो इजराइल की सुन्नी अरब राष्ट्रों के साथ जो संबंधों को नॉर्मलाइज करने की जो प्रक्रिया चल रही थी, जिसे कि पीस प्रोसेस का नाम दिया जा रहा था, जिसे कि रीजनल इंटीग्रेशन का नाम दिया जा रहा था, जिसे कि डायलॉग एमंग सिविलाइजेशंस के तौर पे देखा जा रहा था, उस प्रक्रिया को ये तोड़ने के लिए 7 अक्टूबर को ईरान के एक प्रॉक्सी हमास ने ये हमला किया। और ये जो सुन्नी राष्ट्र हैं वो इस बात को जानते हैं कि ये इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर का जो हमला था क्यों किया गया। उसके पीछे के कारण यही थे कि इजराइल अरब राष्ट्रों के साथ, सुन्नी अरब राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को नॉर्मलाइज नहीं कर पाए। और जाहिर है कि जो ये सुन्नी जो अरब राष्ट्र हैं, सऊदी अरबिया, यूएई, अन्य राष्ट्र, ये अपने अपने विकास को करना चाहते हैं। सऊदी अरबिया का अपना मॉडर्नाइजेशन का एजेंडा है। अब उनका जो एक 2030 का तक का प्लान है सऊदी अरबिया का। यूएई भी अपने आप को लगातार मॉडर्नाइज कर रहा है। यूएई भी अन्य सभ्यताओं के साथ एक बेहतर तारतम्य स्थापित करना चाहता है। अभी आपने देखा आबू धाबी में एक बड़ा हिंदू टेम्पल भी वहां पर बन के तैयार हुआ है। आप टर्की को भी ले लीजिए संजीव जी, इजिप्ट को ले लीजिए, सारे अपने आप को दूर किए हुए हैं या यूं कहें तो नजर फेरे हुए हैं। देखिए आशीष जी, ये जो विचारधारा है जिसमें कि कोई भी राष्ट्र हो या उसके प्रॉक्सीज हो, वो अगर विश्व में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को, सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने की अगर जो भी साजिश रचता है, वो एक आतंकी सोच है। ये एक आतंकी विचारधारा है जिसको कि स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। और इजराइल ने 7 अक्टूबर को जो लड़ाई शुरू की वो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई है। अभी भी जो हिजबुल्लाह के द्वारा जो विकृत्य किया जा रहा है वो हमास के समर्थन में ही हिजबुल्लाह 8 अक्टूबर से उसने हमले शुरू कर दिए थे। और हिजबुल्लाह भी एक आतंकी संगठन है, हुती भी एक आतंकी संगठन है। और ये सारे के सारे ईरानियन प्रॉक्सीज हैं। इराक और सीरिया में भी जो अन्य छोटे बड़े आतंकी संगठन है, वो सभी के सभी इजराइल को लगातार आइसोलेट करने की, उसे अस्थिर करने की, और उनके मंसूबे तो इजराइल के अस्तित्व को ही मिटा देने के हैं। अभी आपने अयातुल्ला खामनाई का जो भाषण सुना, तो और उसके पहले भी वो समय समय पर पूरी तरीके से वो इजराइल को वर्ल्ड के नक्शे से ही मिटा देना चाहते हैं। इस तरीके के मंसूबे रखने अच्छा, वाला, वो भी तब जब अमेरिका ने पहले ही इन पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हों। जी, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं क्योंकि इनके जो कृत्य हैं, इनके जो मंसूबे हैं, बड़े खतरनाक हैं। ईरान जाहिर है कि एक दूसरा ऐसा राष्ट्र है पाकिस्तान के अलावा जो कि आतंकवाद को अपने में इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और इन आतंकी संगठनों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता है। और वो अपने रीजनल एम्बिशन को हासिल करने के लिए, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक लीडरशिप स्थापित करने के लिए, अपना एक नेता बनने के लिए वो आतंक का सहारा लेता है। तो ये बात साबित है। और इसी वजह से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के इतनी आशंकाएं हैं, क्योंकि एक ऐसा राष्ट्र आशीष जी जो कि इजराइल के अस्तित्व को ही मिटा देना चाहता है, यदि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो इजराइल जो पहले से ही चारों तरफ से एडवर्सरीज से घिरा हुआ है, उसके ऊपर कितना बड़ा संकट आ जाएगा। और ये जो ईरान है, अभी आपने देखा किस तरीके से उन्होंने इजराइल को टारगेट किया, और पहले भी जो है अप्रैल में भी इस तरीके के एक बड़े हमले को अंजाम दिया था उन्होंने। तो जो इजराइल की जो शंकाएं हैं वो ईरान के संदर्भ में बहुत ही स्पष्ट हैं। और ईरान के जो भी द्वारा खतरे पैदा किए जा रहे हैं, ईरानियन प्रॉक्सीज के द्वारा जो खतरे पैदा किए जा रहे हैं, उसको लेकर के इजराइल अपने आप को जो है पूरी तरीके से तैयार रखे हुआ है, उसको डील कर रहा है, बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, और अमेरिका उसके साथ पूरी तरह से खड़ा है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल एक सवाल है जो लोगों के मन में भी होगा, बड़ा दिलचस्प सवाल है कि इस पूरे अगर हम वॉर को देखें तो इसमें 2 बड़े मुल्क चाइना और रशिया, ये दोनों ही तटस्थ नजर आ रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल किनारे कर लिया है, किसी तरह की कोई बयान नहीं, किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं। डॉक्टर वीएन झा जी से यह सवाल था। देखिए, चाइना और रशिया ये चुप हैं, वो अपनी
जो तटस्थता है वो दिखाने के लिए नहीं। ये देखिए, ये जिहादियों का ऑपरेशन चल रहा है। चाइना जिहादियों से घिरा हुआ है। आप देखिए वहां पे जिंजियांग में जो भी हो रहा है, वहां पे चाइना किसी भी ऐसे चीज में अपना हाथ नहीं डालना चाहता है जहां की जिहादियों को समर्थन मिले, क्योंकि उसका जिंजियांग इलाका जो है पूरा उसके ऊपर में डिपेंडेंट है। आज को वो आग में घी डालेगा तो वो जो आग है वो चीन के धरती पे ही जाएगा। और दूसरी, चीन जो है आज के दिन में अपने आप को थोड़ा सा अलग किए हुए, उसकी पॉलिसी अलग है। वो मतलब डायरेक्टली लड़ाई में कभी नहीं कूदा है जैसा हमने देखा हुआ है। चीन की विस्तारवादी नीति अलग तरीके से चलती है। वो कर्ज के तले दबाकर फिर वो विस्तार करता है, वो हथियारों पर भरोसा नहीं करता। बिल्कुल, वो अपनी थ्रेट जरूर लोगों को दिखाता है। आपने देखा होगा कि ताइवान के ऊपर में पिछले लगभग 1.5 साल 2 साल से वो मरवा रहे हैं, लेकिन अभी वहां पे क्रॉस नहीं किया हुआ। अब रूस जो है वो यूक्रेन में बुरी तरह से अभी घिरा हुआ है। वो अपनी पांव और कहीं डालने के लिए सोच नहीं रहा हुआ है। हालांकि ईरान के साथ में उसके डिफेंस जो इक्विपमेंट के जो आयात या निर्यात हैं वो होते रहे हैं। जहां तक कि ये न्यूक्लियर पॉलिसी है, वहां पे दोनों चीन और रूस एज वेल एज पाकिस्तान, जहां पे अभी जरूरत है ईरान को जिस टेक्नोलॉजी की, वो देने के लिए शायद छुपे छिपे गुपचुप रूप से वो देने के लिए शायद तैयार हो जाए। ईरान को के संदर्भ में आपको नेतन्याहू की वो बात जो कि उन्होंने यूएन जनरल असेंबली में कहा था, वो आपको याद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि उनके लिए 2 इमीडिएट थ्रेट परसेप्शंस हैं। एक तो उनके विसिनिटी में जिहादी जो टेररिस्ट हैं वो उनको कभी अपने ऊपर में हावी नहीं होने देंगे, और वहीं पे हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ या हूती के खिलाफ जो उनका एक्शन है वो देख लीजिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा चीज उन्होंने कहा था, आई विल नॉट अलाउ ईरान टू बिकम न्यूक्लियर। अब इसमें जितने आपको आंसर ढूंढने हैं आप वो ढूंढ लीजिए। अब जो अभी रिएक्शन होगा कल परसों या तरसों या आज, उसमें मुझे कोई इसमें शक और शुबा नहीं है कि हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ने इसराइल को सजेस्ट किया है कि आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला ना किए। वही चीज उन्होंने राफा में भी कहा था। यूनाइटेड स्टेट, याद रखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने इसराइल को कहा था कि आप राफा पे अटैक नहीं कीजिए, लेकिन राफा पे अटैक हुआ। तो अब जब ईरान के संदर्भ में कहा कि आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक नहीं कीजिए, मुझे नहीं लगता है कि इसराइल इसकी परवाह करेगा, क्योंकि इसराइल के लिए ईरानी न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है वो डायरेक्ट थ्रेट है। तो वो इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। और वही ट्रंप ने कहा कि उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे पहले बम गिराओ, उसके बाद में हम देखेंगे उसको क्या करना है। यूके देवनाथ जी, एक सवाल आपसे और ले लेता हूं, आखिरी सवाल ये होगा। अगर हम इजराइल की अभी वॉर स्ट्रेटेजी को देखें, चूंकि अमेरिका तो कह रहा है कि जो उसके तेल क्षेत्र है, अल हबीब है, वहां पर आप किसी भी तरह का हमला मत करो, लेकिन अगर हमला होता है तो इसका असर सीधा अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पड़ेगा, तेल की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। और इसी से संबंधित एक और सवाल है कि जब तक अमेरिका में चुनाव संपन्न नहीं हो जाते तब तक अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी है वो भी क्लियर होकर नहीं आ पाएगी, यानी राउंड टेबल जो है वो बात नहीं हो पाएगी इन तीनों मुल्कों के बीच में, इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में। जी हाँ, अमेरिकन इलेक्शंस जो हैं इस युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 7 अभी नवंबर में तो सिर्फ इलेक्शन है। इलेक्शन के बाद भी जो बाइडेन जो हैं वो राष्ट्रपति बने रहेंगे जनवरी तक। जो भी इलेक्शन के बाद राष्ट्रपति बनेंगे, चाहे ट्रंप बने चाहे कमला हैरिस बने, वो राष्ट्रपति पद पर बैठेंगे जनवरी के महीने में। तो अभी हमारे पास अगर अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी शिफ्ट करना है, वो हमें जनवरी के महीने में देखने को मिलेगी। राष्ट्रपति सीट पर बैठेंगे। ये एक लंबा समय होगा, क्योंकि 3 महीनों का समय है। चूंकि समय की बात हो रही है और समय की कमी भी है। यूके देवनाथ जी आपका, डॉक्टर वीएन झा जी आपका और संजीव श्रीवास्तव जी आपका, आप तीनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।